तो चलिए शुरू करते हैं आज की यूपी टेट सुपर टेट से संबंधित बाल मनोविज्ञान के प्रश्न, जो कि आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के प्रश्न जो चलेंगे यहाँ पे 16 से चलेंगे, याद रखिएगा प्रश्न 16 से, क्योंकि 1 से लेकर 15 तक प्रश्न आप लोगों के चला दिए गए हैं पूनम मैम के द्वारा। आज की क्लास जो है यहाँ पे 16 से लेकर 30 तक प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। सभी प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे। आप लोगों को बता दें, जितने भी प्रीवियस के मॉडल पेपर हुए हैं यूपी टेट के, सुपर टेट के, उन सबको चलाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आज चलेंगे यूपी टेट के 2000, याद रखिएगा 2011 के प्रश्न चलेंगे, जो कि 2021 तक के प्रश्न जितने भी हैं मॉडल पेपर सबको चलाया जाएगा। तो सभी लोग क्या करिए, जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में, शेयर जरूर करिएगा, अधिक से अधिक लोग जुड़ने का प्रयास करिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। याद रखिएगा सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, बस समझने का यहाँ पे स्तर चाहिए, किस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पहला हमारा देखिए प्रश्न कराया, यानी 16वां, कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, क्या कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या कहा है कि वह वस्तु व घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, यानी सोचना शुरुआती क्रम होता है। तो पहला यहाँ पे हमारा कह रहा है कि संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा कह रहा है कि औपचारिक अवस्था, तीसरा कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए सभी लोग, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुप में। तो पहला देखिए हमारा कह रहा है कि संवेदी, इसमें तो होगा नहीं क्योंकि बालक इसमें क्या कर सकता है, अपने इंद्रियों के द्वारा सीखता है, ये स्तर तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा औपचारिक, औपचारिक में बालक पहले से सीख लेता है, ठीक है, ये होता है आपका 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। और यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कह रहा है, याद रखिएगा ये तो होता है आपका 2 से 7 वर्ष का होता है। लेकिन हमारा जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के। याद रखिएगा पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के अनुसार जो तीसरा चरण बताया मूर्त अवस्था, वो जो होता है आपका 7 से 11 वर्ष होता है। याद रखिएगा 7 से 11 वर्ष होता है। इसमें बालक तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। तो आप लोगों को स्तर पता चल ही गया है, नहीं है तो अगला जो प्रश्न है उसमें सभी स्तरों को बता दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर 16वें का जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा। 17वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। कह रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। क्या कह रहा है कि जो बौद्धिक विकास के 4 यहाँ पे सुस्पष्ट मतलब जो स्तर हैं बालक के, वो किसके द्वारा पहचाना गया था। तो यहाँ पे कह रहा है पहला कोहलबर्ग के द्वारा, दूसरा कह रहा है एरिक्सन के द्वारा, तीसरा कह रहा है कि स्किनर द्वारा, चौथा कह रहा है कि जीन पियाजे के द्वारा। तो आप लोगों को पता है कि जीन पियाजे इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, चारों अवस्थाओं की पहचान की थी। याद रखिएगा पियाजे ने अपने ही बच्चों पे बौद्धिक विकास के स्तर को, विकास के 4 स्पष्ट स्तरों की पहचान किया था अपने ही बालक पे, जो संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। अगर स्तर की बात किया जाए कौन कौन से स्तर हैं जीन पियाजे के, संज्ञानात्मक विकास के कौन कौन से स्तर हैं, तो पहला जो हमारा जाएगा यहाँ पे संवेदी प्रेरक अवस्था जाएगा, जो कि आपका जाएगा 0 से 2 वर्ष जाएगा। संवेदी प्रेरक अवस्था कितना जाएगा, 0 से 2 वर्ष जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जाएगा, ये हमारा जाएगा 2 से 7 वर्ष जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो जाएगा 7 से 11 वर्ष जाएगा। और औपचारिक जो अवस्था जाएगी, और औपचारिक अवस्था जो जाएगी 11 से 15 वर्ष की अवस्था जाएगी। याद रखिएगा बौद्धिक स्तर के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान जीन पियाजे ने किया था। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष होता है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और औपचारिक जो होता है यहाँ पे, इसमें बालक तार्किक रूप से घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारियाँ एकत्रित कर सकता है, अपने आप द्वारा कर सकता है। मूर्त अवस्था में क्या होता है, बालक शुरुआती क्रम में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे जीन पियाजे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। 18वां प्रश्न और भी अच्छा है। देखिए 18वां प्रश्न ये हमारा करा है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इस अवस्था में निर्देश की आवश्यकता होती है बालकों को। जहाँ पर भी क्या कर सकता है, भटकता है बालक, वो उस अवस्था में क्या करता है, जो अभिभावक होते हैं बालक के, वो क्या करते हैं, बालक को संभालने का प्रयास करते हैं। तो ये जो होगा हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहला निषेधात्मक में जाएगा, दूसरा करा अग्र संक्रिय में जाएगा, तीसरा करा है यहाँ पे संवेदनात्मक में जाएगा, और चौथा करा है कि उदासीन में जाएगा। तो 18 का जो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, याद रखिएगा इसमें अग्र यानी जो अभिभावक होते हैं वो सबसे पहले बालकों को क्या करते हैं, उनके जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी उनकी भटकाव की अवस्थाएं होती हैं, उसमें क्या करता है, एक
दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा होता है और उनको बताने का प्रयास करता है कि आप इस तरीके से कार्य करेंगे तो आपका अच्छा होगा। तो अग्र सक्रिय होगा, यहाँ पे निषेधात्मक नहीं होगा, संवेदात्मक नहीं होगा, उदासीन नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस अवस्था में बालक जो होता है निर्देश के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें परामर्श की आवश्यकता होती है जिसमें ताकि वो बालक जो भटकता है तो उससे भटकाव से बच सके। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे अग्र सक्रिय के साथ जाएगा, क्योंकि जब भी बालक कोई भी कार्य करता है अगर रुकता है, फंसता है, तो वहाँ पे जो अभिभावक होता है या फिर उससे जो बड़ा व्यक्ति होता है उसे वहाँ पे बताता है, निर्देश देता है कि इस तरीके से करना है, परामर्श देता है कि आपको ऐसे करना है। तो राइट आंसर अग्र सक्रिय के साथ जाएगा। 19वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए 19वां प्रश्न कह रहा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे खेल के मैदान में, दूसरा कह रहा है विद्यालय एवं कक्षा में, और तीसरा कह रहा है कि ऑडिटोरियम में, और चौथा कह रहा है कि गृह में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए 19वें का। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के अच्छे तरीके से परिभाषित किया सकता है। तो अच्छे तरीके से बालक एक रहने का तरीका सीखता है, किस प्रकार से सभी चीज़ों को क्रम में रखना। ये आपके किसके साथ जाएगा, विद्यालय के साथ जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा में जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को जो मापने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो होती है परीक्षा विधि होती है। याद रखिएगा परीक्षा विधि होती है जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के स्तर को नापा जाता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका कहाँ पे होगा, विद्यालय और कक्षा में होता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे, दूसरे के। 20वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 20वां प्रश्न ये कर रहा है कि रिक्त स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, कक्षा में अधिगम उपस्थिति को, दूसरा कर रहा है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को, तीसरा कर रहा है शिक्षार्थियों या फिर विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और चौथा कराएगा कक्षा में पूर्ण निरसता। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 20वें का। देखिए याद रखिएगा यहाँ पे क्या कहा है कि 20वें को अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। तो संकेत यानी एक माध्यम होता है किसी के द्वारा सीखने का। तो कोई माध्यम कहाँ पे प्रश्न आप कर सकते हैं, तो ये होगा आपका विद्यालय के प्रश्न पूछना। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बालक को जो होता है क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर कक्षा में शिक्षक छात्र परस्पर वार्तालाप करते हैं, छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं, तभी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी होगी। इसके द्वारा क्या करा है कि अनुप्रेरित शिक्षण, अनुप्रेरित का मतलब होता है दूसरे के द्वारा उनके प्रश्नों को सुसज्जित तरीके से जवाब देना यानी उत्तर देना। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे। 21वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 21वां प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि यहाँ पे कक्षा में विद्यार्थियों या फिर शिक्षार्थियों या फिर विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, और दूसरा कह रहा है चर्चा करना चाहिए, तीसरा कह रहा है कि कहानी कहना चाहिए, और चौथा कह रहा है प्रश्न पूछना चाहिए। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, 21वें का। बहुत ही अच्छा प्रश्न इसका है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला देखिए चर्चा तो करना नहीं है, ठीक है, चर्चा परस्पर क्रियाएं अपने द्वारा होती है। श्यामपट्ट पर लिखने का प्रयोग भी नहीं होगा, कहानी कथन का भी प्रयोग नहीं होगा। राइट आंसर प्रश्न पूछना। ठीक है, किसके साथ जाएगा, प्रश्न। क्योंकि याद रखिएगा कक्षा में जो छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, नए तरीके के नए ज्ञान को उसमें समाहित करके सीख सकें। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न पे। 22वें का देखिए कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो पहला कह रहा है कि ये उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाते हैं, दूसरा कह रहा है कि यह शिक्षकों के लिए काम आसान कर देगा, और तीसरा कह रहा है यह समय बिताने का सहायक होता है, और चौथा कह रहा है यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। देखिए विद्यार्थियों में विद्यालय खेलने का क्यों उचित है। खेलने से बालकों का शारीरिक विकास होता है, साथ में सहभागिता बढ़ता है, नेतृत्व करने की भावना उत्पन्न होती है। तो इस आधार पे जो हमारा जाएगा किसके, अगर सहयोग होता है, नेतृत्व की भावना होती है, ठीक है, सहभागिता होती है, तो ये राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। क्योंकि यह सहयोग संतुलन विकास करेगा। क्योंकि बालक जो अगर आपस में खेल के माध्यम से कोई चीज़ सीखते हैं तो ज्ञान भी अस्थायी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, सहयोग एवं संतुलन बनाए का विकास करने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न पे। 23वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। कह रहा परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है, तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, अनौपचारिक शिक्षा का, दूसरा कह रहा है कि औपचारिक शिक्षा का, तीसरा कह रहा है गैर औपचारिक शिक्षा का, और चौथा कह रहा है कि दूरस्थ शिक्षा का। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 23वें का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
देखिए याद रखिएगा, परिवार एक बालक का प्राथमिक विद्यालय होता है। याद रखिएगा, जो परिवार होता है बालक का प्राथमिक विद्यालय होता है। माता पिता को ही बालक का क्या कहा जाता है, प्राथमिक गुरु या शिक्षक कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। अनौपचारिक तरीके से, औपचारिक जो होता है विद्यालय, जहाँ पे कोई समय निर्धारित हो, स्थान निर्धारित हो, कोई उपस्थित हो, ये औपचारिक हो हमेशा पढ़ाने के लिए, तो ये औपचारिक के साथ जाएगा। जहाँ पर समय निर्धारित हो, स्थान हो, उचित व्यवस्था हो, ये औपचारिक में। अनौपचारिक मतलब किसी भी तरीके से सीखा जा सकता है। तो विद्यालय जो बालक होता है अपने घर में किसी भी तरीके से सीख सकता है, या फिर बालक से या फिर पिता से या फिर माता से या दादा दादी से। तो कहा गया है परिवार एक साधन है किसका शिक्षण प्रक्रिया का, प्राथमिक का। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। 24वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए 24वां प्रश्न करा, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है किस प्रकार से। पहला कह रहा है हमारा महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, दूसरा कह रहा है अनुशासन की अनुभूति को विकास करके, तीसरा कह रहा है आदर्श रूप से बर्ताव, चौथा कह रहा है कि उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 24वें का। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे पहला कह रहा है हमारा महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर बताने से कुछ नहीं होगा, ये गलत है। अनुशासन में बालक को रखेंगे तो वो उब जाएगा, इसलिए शिक्षक को हमेशा मुक्त वातावरण में शिक्षार्थियों को सिखाना चाहिए। तो आदर्श रूप से बर्ताव करके, यही राइट आंसर जाएगा। किसके साथ जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव करके। क्योंकि देखिए शिक्षक द्वारा स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करके आदर्श आचरण को अपना लेना चाहिए। इसके बाद जो बालक है उनको सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, ताकि बालक अच्छे तरीके से सीख सके। जब तक शिक्षक अपने आदर्श रूप से अपना बर्ताव नहीं करेगा, यानी एक सही तरीके से बर्ताव नहीं करेगा, रूडली बात करेगा शिक्षार्थियों से, तो बालक सीखने में रुचि नहीं लेगा। इसलिए आदर्श रूप से बालक को सिखाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे। देखिए 25वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, दूसरा कह रहा है कक्षा में समयानुवर्ती होना, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, और चौथा कह रहा है कि एक सुवक्ता के रूप में। तो 25वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, देखिए 25वें का राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करके, सभी को पता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, और आसान भी था, इसलिए उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं किए हम लोग। कह रहा है यहाँ पे 26वां कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में देखिए, अति सक्रिय बालक यानी हर चीज़ में रुचि ले रहा है, करने के लिए आगे अग्रसर रहता है, तो उसको सही दिशा लगाने के लिए क्या करेंगे। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि उसे पहली पंक्तियों में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस आधार पर ये प्रश्न गलत है, ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है कि उसे कक्षा के कोने में बैठाने के लिए निर्धारित समय यहाँ पे स्थान देंगे, ये भी गलत है। और यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा कह रहा है कि उसे श्यामपट्ट पर आदि साफ करने के लिए, नहीं ये भी गलत है। श्यामपट्ट साफ करने के लिए अगर उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता है, ये हम कह सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जितने लोगों का उपयुक्त में से कोई नहीं आया एकदम राइट आंसर, क्योंकि देखिए उस पर पहली पंक्ति में बिठाने से कुछ नहीं होगा। उसे क्या करना चाहिए, अति सक्रिय बालक को जो सही दिशा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे सही निर्देशन की आवश्यकता होती है, उन्हें कक्षा का नेतृत्व करने के लिए हमें देना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अति सक्रिय और हो, और उसके माध्यम से लोग सीख सकें और बालक सीख सकें। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जितने लोगों का यहाँ पे आया है चौथा एकदम राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न पे। देखिए 27वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति यहाँ पे धारणात्मक आधारित होती है। तो पहला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, उनके अभिभावकों की चित्त वृत्ति पर, दूसरा कह रहा है कि उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, तीसरा कह रहा है कि दूरदर्शन के प्रभाव की, चौथा कह रहा है कि उनमें उसके यहाँ पे सहोदरियों की अभिवृत्ति पर। तो राइट आंसर यहाँ पे 27वें का क्या जाएगा। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे पृथक पृथक सामाजिकरण से मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जिस भी बच्चे जिस भी परिवेश से आते हैं उन पर उसका परिवेश या फिर असर ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पे आमतौर पे हम कह सकते हैं कि समाज का और उसके अभिभावकों का असर ज़्यादा पड़ता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के, उनके अभिभावकों और चित्तवृत्त का मतलब होता है समाज में जो लोग रहते हैं उनका जो हो उस पर प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे आया है पहला एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 28वें पे। 28वां प्रश्न ये कह रहा है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे। तो पहला यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, ये तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए, ठीक है,
मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित किया गया बैठाने का, ऐसे बालक पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपका गलत है। कह रहा है कि ऐसे शिक्षार्थियों को सिखाने के लिए तकनीकी का प्रयोग करेंगे, एकदम राइट आंसर है, तकनीक का प्रयोग करेंगे, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न पे। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने के लिए ज़रूरी न पड़े। देखिए ये गलत है। ठीक है, धन की आवश्यकता नहीं होती, ज्ञान की आवश्यकता होती है। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर के संपर्क होना चाहिए, नहीं अधिकारियों पे नहीं, शिक्षक से उसका संपर्क अच्छा होना चाहिए। उनको अपने विद्यार्थियों को समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, जितने लोगों का तीसरा है एकदम राइट। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न और 30वां प्रश्न है, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। बच्चों को संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, कब होता है? तो पहला करा है कि व्यक्तित्व निर्माण में, यहाँ पे कक्षा के शिक्षण में, अनुशासन में, उपयुक्त में से सही, उपयुक्त में से सभी। देखिए संवेगात्मक समायोजन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत ही अति उपयुक्त भूमिका निभाता है, जिससे बालक के समायोजन में प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हम राइट आंसर इसका कह सकते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे 30वें का राइट आंसर चौथा होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर पहला होगा। तो जो लोग नए सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव का आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन छोटा सा पहुंच जाए, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। ठीक है, जल्दी क्लास आप लोगों की पूरी चला जाएगी, सुपर टेट की भी क्लास चलाई जाएगी। तो जो लोग नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा सभी लोग। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा परमा एजुकेशन चैनल को। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।